गुड मॉर्निंग। अपना जो नीड से रिलेटेड लेक्चर था, कल चल रहा था आपका वर्गीकरण, जीवों का वर्गीकरण। उसी को अपन कंटिन्यू आगे करते हैं। तो देखो, मैंने पहले भी आपको कहा था कि अपन एनसीईआरटी को ही फॉलो करेंगे। एनसीईआरटी को ही क्या करेंगे, अपन फॉलो करेंगे। इसके अलावा एनसीईआरटी से जो क्वेश्चन आते हैं, लाइन टू लाइन क्वेश्चन, जैसे एक लाइन उठाई वहीं से क्वेश्चन पुटअप होता है, तो आपको एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन फॉलो करना है। हिंदी मीडियम के बच्चों की जो एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है वो हिंदी मीडियम में आपको नहीं मिल पाएगी, इजीली अवेलेबल नहीं हो पाएगी। तो मेरे पास मैटर है पूरा, तो मैं आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ। इसके अलावा आपकी ड्यूटी है कि आप उसको रिवाइज करोगे, खुद के नोट्स बनाओगे। अब अपन बात कर रहे थे कि जीवों का वर्गीकरण। अपन ने देखी पंचजगत संकल्पना, 5 किंगडम स्कीम, जो किसने दी थी, आर.एच. विटेकर ने दी थी। अब आर.एच. विटेकर ने पादपों और जंतुओं को या संपूर्ण जीवों को 5 जगत में बांटा: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। तो इसमें सबसे पहले अपन देख रहे थे मोनेरा। मोनेरा में कौन आते हैं, आपके सूक्ष्म जीव, या मोनेरा में ज्यादा मोस्टली किनको सम्मिलित किया गया, आपके जीवाणुओं को। तो अपन ने देखा कि मोनेरा में जीवाणुओं को सम्मिलित किया गया है। और मोनेरा में अपन ने देखा कि जीवाणु का आवास देखा, या मोनेरा के जीवों का आवास देखा। ये विषम परिस्थितियों में भी क्या करते हैं, आपके आसानी से सरवाइव कर पाते हैं। ऐसी परिस्थितियां जहां कोई अन्य जीव नहीं रहते, वहां भी आपके मोनेरा के जीव आसानी से मिल जाएंगे। इसके अलावा बैक्टीरिया को आकार के आधार पर 4 भागों में बांटा था अपन ने: कोकस, बेसिलाई, कोमा और सर्पिलाकार। अब अपन देखते हैं कि बैक्टीरिया से क्या क्या होता है, उनके इकोनॉमिक, उनका आर्थिक महत्व क्या है, उनके हानिकारक और लाभदायक प्रभाव क्या है, ये सारे अपन डिटेल से देखेंगे। तो अपन चल रहे हैं किसमें, मोनेरा में। तो अब इस टॉपिक को अपन कंटिन्यू करते हैं, जीव जगत का वर्गीकरण। मैंने पहले भी कहा था अपन एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन फॉलो करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से आते हैं, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आते हैं। और हिंदी मीडियम वाले बच्चों की दिक्कत ये होती है कि एनसीईआरटी नहीं मिल पाती। पहले एनसीईआरटी आरबीसी बोर्ड में भी चलती थी, कई स्टेट में एनसीईआरटी चलती थी, पर प्रेजेंट में स्टेट ने अपने अकॉर्डिंग क्या कर रखा, आपका सिलेबस डिसाइड कर रखा है। एनसीईआरटी गवर्नमेंट की साइट पे मिल सकती है, पर हिंदी में मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है। तो अपन देख रहे हैं मोनेरा या जीवों का वर्गीकरण, जिसमें अपन ने पहला देखा था मोनेरा। अब देखो, बैक्टीरिया से कई क्वेश्चन पुटअप होते हैं, जो मैंने कल बताया। अब देखो बैक्टीरिया, अब सबसे पहले अपन देखेंगे बैक्टीरिया कोशिका की संरचना। सबसे पहले क्या देखेंगे अपन, बैक्टीरिया कोशिका की संरचना, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको बैक्टीरिया कोशिका की संरचना समझ में आएगी, बहुत चीजें समझ में आ जाएगी। ये कोई बैक्टीरिया कोशिका है, ये क्या आपकी कोई बैक्टीरिया सेल है। ध्यान से देखना है यहाँ पे। अब बैक्टीरिया है तो इसमें कोशिका भित्ति भी होगी और कोशिका झिल्ली भी होगी। मैं इसके बगल से थोड़ा सा ड्रॉ करने की कोशिश करूँ। अगर बैक्टीरिया है तो कोशिका भित्ति होगी। अपन ऑलरेडी देख चुके हैं कि बैक्टीरिया में क्या होती है, कोशिका भित्ति भी होती है और आपकी कोशिका झिल्ली भी पाई जाती है। इसके अलावा इसके बाहर एक आवरण होता है जिसको बोलते हैं पेलिकल कैप्सूल। बैक्टीरिया के चारों ओर क्या होता है, एक आवरण और पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं अपन, कैप्सूल। इसको मैं डॉट डॉट से बना देती हूँ। इसके बाहर एक आवरण और होता है जिसको क्या बोलते हैं अपन, कैप्सूल। इसकी वजह से बैक्टीरिया क्या होते हैं, आपके रेजिस्टेंस होते हैं, प्रतिरोधी होते हैं। ये बैक्टीरिया कोशिका है, ये कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, ये कोशिका भित्ति, और ये कैप्सूल। ये क्या हो गया आपका, कैप्सूल। ये है आपके बैक्टीरिया कोशिका की आउटर स्ट्रक्चर। अब बैक्टीरिया कोशिका है तो उसमें क्या होंगे, जो आपके प्रोकैरियोटिक कोशिका है तो इसमें जेनेटिक मटेरियल या आनुवंशिक पदार्थ कहीं भी मिल सकता है। तो ये आपका आनुवंशिक पदार्थ है। इसका डीएनए लिख दूं, डीएनए। अब
देखो बैक्टीरिया के अंदर आनुवंशिक पदार्थ डीएनए भी आपका क्या है, प्रेजेंट है। तो अपन इसके अलावा क्या होगा, साइटोप्लाज्म, कोशिका दल तो होगा ही होगा भाई, विदाउट कोशिका दल तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है। तो ये क्या हो गया, कोशिका द्रव। कोशिका द्रव्य होगा पर इसमें वो सारे कोशिकांग नहीं होंगे जो एक यूकेरियोटिक कोशिका में उपस्थित होते। तो अपन ने देखा जीव जगत, इसमें देखते हैं बैक्टीरिया कोशिका, बैक्टीरिया सेल। मैं लिख देती हूं बैक्टीरिया कोशिका, बैक्टीरिया कोशिका। तो अपन पढ़ रहे हैं बैक्टीरिया के बारे में। तो अपन देख रहे हैं प्रोकैरियोटिक जीव, जिसमें आता है आपका जीवाणु। मोस्टली जीवाणु किसमें आते हैं, आपके प्रोकैरियोटिक में। और ये है आपके बैक्टीरिया कोशिका। सबसे बाहर क्या होगा, कैप्सूल होगा, फिर कोशिका भित्ति होगी, फिर कोशिका झिल्ली होगी, कोशिका द्रव्य होगा, और ये क्या होगा आपका जेनेटिक मटेरियल। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये क्या आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है। तो वो ऐसे क्वेश्चन भी दे सकता है, ये दे दिया आपका, ये हटा दिया, इसको नंबर दे दिया, सपोज इसको उसने ए दे दिया, इसको चित्र में ए का नाम बताइए, फिर 4 ऑप्शन दे देगा, 3 इनमें से दे देगा, चौथा और कोई दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए। तो लेबलिंग वाले क्वेश्चन भी नीट में आते हैं, ठीक है। अब देखते हैं और कैसे क्या क्वेश्चन लगते हैं इसमें प्रोकैरियोटिक में, या फिर और आगे कैसे क्या होता है वो अपन डिटेल से देख रहे हैं। अब देखते हैं बैक्टीरिया, अपना चल रहा है बैक्टीरिया के बारे में। जो बैक्टीरिया होते हैं अकार्बनिक और कार्बनिक, कार्बनिक व अकार्बनिक, अकार्बनिक दोनों से क्या करेंगे, भोजन का दोनों से भोजन का निर्माण करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं। कार्बनिक से भी करते हैं और आपके अकार्बनिक से। अगर कार्बनिक पदार्थ है तो भी ये भोजन का निर्माण कर लेंगे, और अकार्बनिक है तो भी ये क्या कर लेंगे, आपके भोजन का निर्माण आसानी से कर लेंगे। अब अपन ने शुरू में ही देखा था बैक्टीरिया उन आवासों में भी रह सकते हैं जिनमें अन्य जीव नहीं रह सकते। इसके आधार पर बैक्टीरिया को बांटा आद्य बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। आद्य यानी जो प्राचीन समय से थे, या फिर ऐसी कंडीशंस में पाए जाते हैं जहां कोई और जीव नहीं था। यू बैक्टीरिया जो नए बैक्टीरिया है, न्यू बैक्टीरिया है यू बैक्टीरिया में। तो अपन ने बैक्टीरिया को 2 वर्गों में बांटा है, वो देखते हैं अपन। आद्य बैक्टीरिया, ये आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, इससे ज्यादा डिटेल में इस टॉपिक में जाने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं आद्य बैक्टीरिया। बैक्टीरिया, इन्हें आद्य बैक्टीरिया क्यों कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि ये उन आवासों में रहते हैं जहां कोई और अन्य जीव नहीं रह पाता। यह उन आवासों में रहते हैं, या कह सकते हैं ये कठिन परिस्थितियों में, यह है कठिन परिस्थितियों में आसानी से जीवित रह सकते हैं, जीवित रह सकते। ये कह रहा है कि ये उन कठिन परिस्थितियों में आसानी से जीवित रह सकते हैं जिसमें और कोई जीव नहीं रह सकता। वो कठिन परिस्थितियां कौन सी है वो देखो आप। अत्यंत लवणीय जल, अत्यंत लवणीय जल, लवणीय जल। अब देखो यहां से अच्छा क्वेश्चन पुटअप होता है। अत्यंत लवणीय जल, कोई भी जीव अगर लवण में रहता है तो उसमें क्या हो जाता है, एक्सोऑस्मोसिस, बहिर्पराशण हो जाता है, और जीवद्रव्य संकुचित होकर आपका इकट्ठा हो जाएगा, व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी या जीव की मृत्यु हो जाएगी। जैसे अगर आपने चीनी के घोल के अंदर अगर आपने ग्रेप्स, अंगूर डाल दिए तो थोड़ी देर में वो पिचक जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो उनका कोशिका द्रव्य है वो क्या हो जाएगा, आपका सिकुड़ के बाहर आ जाएगा, बहिर्पराशण हो जाएगा। तो अत्यंत लवणीय जल में भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। लवण की वजह से अपन
जैसे अचार है, मुरब्बा है, या किसी को भी अपन परिरक्षित करते हैं क्यों, किसमें, नमक में, क्योंकि नमक में खराब नहीं थे, नमक में कोई बैक्टीरिया नहीं पनपते। जैसे अपन अभी बोला जा रहा है कि कोरोना की वजह से जो लोग बाहर से सब्जियां वब्जियां ला रहे हैं उनको गर्म पानी करो, उसमें नमक डालो और उनको धो। तो नमक से क्यों धो रहे, चीनी से क्यों नहीं धो रहे? नमक से क्या होगा कि जो भी आपका जीव होगा उसका क्या हो जाएगा, प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगा, मतलब उसका कोशिका द्रव्य मर जाएगा, बहिर्पराशण हो जाएगा और वो जीव मर जाएगा। ठीक है, तो अत्यंत लवणीय जल में पाए जाते हैं, इनको क्या बोलते हैं, हेलोफी। लवण को क्या बोलते हैं, हेलोफी, और ये क्या कहलाएंगे आपके, हेलोफी, हेलोफाइट्स। अगर यहाँ पादप होंगे तो को क्या कहलाएंगे, हेलोफाइट्स, और अगर आपके बैक्टीरिया होंगे तो उनको क्या बोलेंगे, हेलोफी। गर्म झरने में पाए जा रहे हैं, ये क्वेश्चन है बेटा डायरेक्ट, गर्म झरने में पाए जा रहे हैं, गर्म झरने में, तो उनको क्या बोलेंगे, थर्मो एसिडोफिल्स, थर्मो एसिडोफिल्स। इसी के नाम से या इन्हीं से आपके क्या बनेंगे, अत्यंत लवणीय जल में पाए जाने वाले हेलोफिल्स बैक्टीरिया, गर्म झरने में पाए जाने वाले थर्मो एसिडोफिल्स बैक्टीरिया। इसके अलावा है कच्छ क्षेत्र में पाए जाने वाले, जहां कीचड़ हो, कच्छ क्षेत्र में पाए जाने वाले इनको क्या बोलेंगे, मेथेनोजन, मेथेनोजन। देखो कीचड़ होगा वहां ऑक्सीजन की कमी होगी, वहां क्या होगी आपकी, ऑक्सीजन की कमी होगी। तो जैसे आपके गोबर पड़ा है कई दिनों से इकट्ठा, जब उसको किसान वहां से हटा के खेत में डालता तो वहां बहुत गंदी सी स्मेल आती है, वो किसकी वजह से आती है, मेथेनोजन बैक्टीरिया की वजह से। तो क्वेश्चन बनता है अत्यंत लवणीय जल वाले क्या होते हैं, हेलोफी, गर्म झरने वाले थर्मो एसिडो, फिर कच्छ के क्षेत्र में वाले मेथेनोजन। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, मेथेनोजन। इसके अलावा मेथेनोजन कहाँ होंगे, रूमिनेट पशुओं। ये जो मेथेनोजन है इससे अच्छा क्वेश्चन आता है, मेथेनोजन रूमिनेट, रूमिनेट पशुओं। अब रूमिनेट समझ में नहीं आ रहा, रूमिनेट क्या है, रूमिनेट का मतलब होता है वो पशु जो जुगाली करते हैं, जैसे गाय भैंस बकरी है, वो एक साथ बहुत सारा खाना खा लेती है, सॉरी, और जब वो रेस्ट में बैठी रहती है तो उसको वापस निकालती है और धीरे 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 उसको पचाती है, तो वो क्या कहलाते हैं आपके, रूमिनेट। तो मेथेनोजन कहाँ पाया जाएगा, रूमिनेट पशुओं में, कहाँ पाया जाएगा आपका, रूमिनेट पशुओं में। इसके अलावा इनके गोबर में, इनका जो गोबर है अपन पहले भी बात कर चुके हैं, गोबर में भी क्या होगा आपका, मेथेनोजन पाए जाएंगे। तो आद्य बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो विपरीत या कठिन परिस्थितियों में आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं, जीवित रह सकते हैं। इसमें एग्जाम्पल है लवण में पाए जाने वाले हेलोफी, गर्म झरने में थर्मस, थर्मो का मतलब होता है वो हीट, कच्छ के क्षेत्र में मेथेनोजन, मेथेनोजन रूमिनेट के पशुओं के गोबर में भी पाए जाते हैं। तो ये थे आपके आद्य बैक्टीरिया। यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है, रियल, इसमें से क्वेश्चन पक्का पुटअप होता है। अब चलते हैं अपन आद्य बैक्टीरिया कंप्लीट होने के बाद चलते हैं यू बैक्टीरिया, जिनको वर्तमान के बैक्टीरिया या वास्तविक बैक्टीरिया भी कहा जाता है। यू बैक्टीरिया, इन्हें क्या कहा जाता है, वास्तविक बैक्टीरिया। इन्हें क्या कहा जाता है आपका, वास्तविक बैक्टीरिया। वास्तविक बैक्टीरिया, इनको क्या कहा जाता है, वास्तविक बैक्टीरिया। अब इन्हें वास्तविक बैक्टीरिया क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनकी कोशिका भित्ति कठोर होती है और कसाब पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति कठोर होती है
और कसाब भी पाए जाते हैं। कसाब क्या होंगे आपके गति के लिए। यू बैक्टीरिया या वास्तविक बैक्टीरिया में कोशिका भित्ति कठोर होगी और सपोज ये बैक्टीरिया कोशिका है तो इस पे कसाब पाया जाएगा, फ्लैजिला जिसको बोलते हो आप, वो भी क्या होगा आपका पाया जाएगा। तो ये आपके यू बैक्टीरिया मतलब वास्तविक बैक्टीरिया। वास्तविक का मतलब होता है जिनमें कसाब पाए जाएंगे, कोशिका भित्ति कैसी होगी आपकी कठोर होगी। अब इनको आगे अपन फर्दर डिवाइड करते वो अपन देखेंगे। इसके अलावा साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया इसको बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी। कोई टाइम ऐसा था जब साइनोबैक्टीरिया को किस में रखा गया था, एल्गी में रखा गया था। कोई टाइम ऐसा था कि साइनोबैक्टीरिया को एल्गी में इंक्लूड किया गया था, परंतु वर्तमान में इनको किस में रखा गया, बैक्टीरिया में। अलग से एक ग्रुप बना दिया है साइनोबैक्टीरिया, तो उसमें कौन आते हैं आपके ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया। अब ये साइनोबैक्टीरिया कैसे थे, प्रकाश संश्लेषी थे, ये प्रकाश संश्लेषण भी करते थे। अब जंतु प्रकाश संश्लेषी, अब ये लक्षण किसका आ गया आपका, प्रकाश संश्लेषण करना किसका लक्षण है आपके, पादपों का। इसीलिए इनको किस में रखा गया था आपके, साइनोबैक्टीरिया को एल्गी के अंदर रखा गया। वर्तमान में इसको कहाँ रखा गया, आपके बैक्टीरिया के अंतर्गत रखा गया। वर्तमान में इसको किस में रखा गया, आपके बैक्टीरिया के अंतर्गत रखा गया है। अब अपन देखेंगे साइनोबैक्टीरिया। अपन क्या देखेंगे, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया एक कोशिकीय, एक कोशिकीय होते हैं, यूनिसेलुलर। पहला करेक्टर क्या हो गया, एक कोशिकीय होंगे। दूसरा क्या है, प्रकाश संश्लेषी। प्रकाश संश्लेषी मतलब प्रकाश संश्लेषण करेंगे, प्रकाश संश्लेषी होंगे, एक कोशिकीय होंगे, प्रकाश संश्लेषी होंगे। इसके अलावा साइनोबैक्टीरिया के और क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, कॉलोनियल हो सकते हैं, मतलब सिंगल नहीं मिलेंगे आपको, कॉलोनी में बना के रहेंगे, जैसे क्लेमाइडोमोनास है ये, तो क्लेमाइडोमोनास आपको कहीं भी सिंगल नहीं मिलेगा, ये क्या करेगा, एक कॉलोनी के अंदर रहेगा। तो कॉलोनियल हो सकते हैं। मेन कैरेक्टर क्या है आपके, एक कोशिकीय, प्रकाश संश्लेषी, कॉलोनियल। ठीक है, तो ये थे आपके साइनोबैक्टीरिया। अब साइनोबैक्टीरिया से और क्या क्या क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं वो अपन देखते हैं। साइनोबैक्टीरिया के एग्जाम्पल, अब देखो मैंने ये कहा, एक चीज और ध्यान से रखना है, यहाँ पे ये कॉलोनियल है, तो इस कॉलोनी के जो चारों ओर होगा वो एक श्लेष्मा का आवरण होगा। श्लेष्मा का आवरण मतलब कॉलोनी के बाउंड्री भी है, ये समझो आप। कॉलोनी है, कॉलोनी के इन्होंने क्या कर रखी है, बाउंड्री भी बना रखी है, कोई दूसरा एंटर नहीं हो जाए। तो कॉलोनी के चारों ओर क्या होगी, आपके श्लेष्मा का आवरण भी पाया जाएगा। ये आपके साइनोबैक्टीरिया के कैरेक्टर। इसके अलावा इनकी जो ये कॉलोनी है, इनकी जो ये कॉलोनी है, जब प्रदूषण बढ़ जाएगा, जल प्रदूषण, भाई आपके ये मिलेंगे कहाँ, आपके साइनोबैक्टीरिया वाटर में मिलेंगे। यहाँ लिख सकते हो जल में, जल में उपस्थित रहते हैं। जल प्रदूषण की स्थिति होगी, जल प्रदूषण में क्या होगा, ये जो कॉलोनी है इसके अंदर फुलावट आ जाएगी, फूल जाएगी। कॉलोनी हो जाएगी, क्या आ जाएगी, फूल जाएगी। मतलब जैसे जैसे पोल्यूशन होगा, जैसे जैसे जल प्रदूषण बढ़ता जाएगा, ये कॉलोनी क्या होती जाएगी, आपकी फूलती जाएगी। ठीक है, तो ये थे आपके साइनोबैक्टीरिया। अब यहाँ से कुछ अच्छे क्वेश्चन भी बनते हैं। साइनोबैक्टीरिया के एग्जाम्पल, नोस्टॉक व एनाबिना। नोस्टॉक
व एनाबिना, वेरी वेरी पॉपुलर एग्जाम्पल, नॉस्टॉक और एनाबिना। ये बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है। क्यों है? क्योंकि इनका आर्थिक महत्व है। क्या क्या महत्व वो देखते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में, देखो पेड़ पौधे क्या करते हैं, जो वायुमंडल की नाइट्रोजन होती है उसको सीधे नाइट्रोजन रूप में ग्रहण नहीं कर सकते हैं। पेड़ पौधे होते हैं, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितनी है आपकी 78%। इतनी नाइट्रोजन है फिर भी पौधे इसको नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि उनके पास ऐसी कोई कैपेसिटी नहीं होती कि N2 को N2 फॉर्म में ले। वो किस फॉर्म में लेते हैं? NO2, NO3, NH4 इस फॉर्म में लेते हैं। तो प्लांट के लिए क्या चाहिए? नाइट्रोजन का फिक्सेशन चाहिए। तो फिक्सेशन में नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में कौन महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है? साइनोबैक्टीरिया, नॉस्टॉक व एनाबिना। नॉस्टॉक व एनाबिना क्या करते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता करते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता करते हैं। स्थिरीकरण का मतलब होता है फिक्स करना, स्थिरीकरण में सहायक है। अब इनके पास ऐसा क्या होता है कि ये नाइट्रोजन को स्थिरीकृत करते हैं। कई खेत ऐसे होते हैं जहां चावल के खेत है, ये क्वेश्चन भी आता है, चावल के खेतों में नॉस्टॉक और एनाबिना को छोड़ दिया जाता है, जिससे क्या हो गया आपकी उस खेत में नाइट्रोजन बढ़ जाएगा और फसल का, देखो पौधों की स्वस्थ वृद्धि के लिए क्या चाहिए? NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। सबसे मेन कंपाउंड कौन है आपका? नाइट्रोजन। तो जिस खेत में नाइट्रोजन ज्यादा होगा वहां पौधों की स्वस्थ वृद्धि ज्यादा होगी। तो क्या करते हैं किसान, जो आपके वैज्ञानिक तरीके से, जैविक तरीके से खेती करते हैं, तो जो धान के खेत होते हैं, धान का मतलब होता है चावल। कई बार लोग कंफ्यूजन होते हैं, धान का मतलब होता है चावल और अन्न का मतलब होता है, अनाज का मतलब होता है गेहूं, जौ, बाजरा, मक्का, चावल सब। धान सिर्फ किसके लिए यूज किया जाता है? आपके चावल के लिए। ध्यान रखना, ये छोटी छोटी बातें बहुत कंफ्यूजन करती है। धान का मतलब होता है चावल। तो धान के खेतों में नॉस्टॉक और एनाबिना को क्या कर दिया था? पानी, धान के खेतों में पानी भरा रहता है, शैवाल को क्या चाहिए? वृद्धि के लिए पानी की जरूरत होती है, तो इनको क्या कर दिया था? उसमें छोड़ दिया जाता है, जिससे उन चावल की आपकी अच्छी वृद्धि होती है, पैदावार ज्यादा होती है। तो ये था आपका नॉस्टॉक और एनाबिना। अब नॉस्टॉक और एनाबिना में ऐसी क्या संरचना होती है, ऐसा क्या होता है कि वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर पाते हैं? तो अपन देखते हैं नॉस्टॉक का शैवाल का डायग्राम। नॉस्टॉक शैवाल का क्या करते हैं? डायग्राम देखते हैं। यह आपका नॉस्टॉक, यहाँ एक स्पेसिफिक संरचना पाई जाती है जिसको बोलते हैं हेट्रोसिस्ट। वही क्या करती है? आपके नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ये एक तंतु दे रखा है, एक तंतु को बना रहे हैं अपन, नॉस्टॉक और एनाबिना का एक तंतु है, उसको बना रहे हैं अपन। कॉलोनी के चारों ओर क्या होगी? कॉलोनी के इसके चारों ओर क्या होगी? श्लेष्मा का आवरण होगा। श्लेष्मा का आवरण नहीं होगा तो ये सड़ जाएंगे, गल जाएंगे, इसलिए चारों ओर क्या होता है आपका? श्लेष्मा का आवरण पाया जाता है। अब देखो ये है आपका एक संरचना होती है, यहाँ पे हेट्रोसिस्ट ऐसी होती है, वो इसके अंदर होती है, इसको बोलते हैं हेट्रोसिस्ट। यही वो संरचना है जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है, N2 का स्थिरीकरण करती है। ये क्या करती है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में सहायता करती है। ये है आपकी नॉस्टॉक।
नोस्टॉक क्या है आपका? शैवाल। तो नोस्टॉक वो शैवाल है जो क्या करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता करता है। इसीलिए चावल के या धान के खेतों में इसको क्या किया जाता है, आपका डाल दिया जाता है, जिससे चावल की पैदावार आपकी अच्छी होती है। और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? इसके अलावा ये जो शैवाल जिस भी मिट्टी में पनपते हैं वहां क्या करते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, इनका क्या करते हैं, पुनर्चक्रण करते हैं, रिसाइकिल करते हैं, पुनर्चक्रण करते हैं। मतलब अगर मिट्टी में ऑलरेडी है तो इनको डिकम्पोज करके, डाइजेस्ट करके वापस क्या कर देंगे, आपके रिसाइकिल कर देंगे। तो ये है आपके यूजफुल बैक्टीरिया। अब देखते हैं परपोसी बैक्टीरिया। परपोसी बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया जो दूसरे जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते। भाई परपोसी का तो मतलब ही होता है दूसरे से भोजन प्राप्त कर रहे हो, तो वो कैसे हो जाएंगे आपके परपोसी। तो वो बैक्टीरिया जो दूसरों से पोषण प्राप्त करते हैं परपोसी बैक्टीरिया कहलाएंगे। इसमें बहुत सारे आपके एग्जाम्पल मिलेंगे, जैसे आपके दूध से दही बन रहा है, दूध से दही, और कौन बना रहा है, लैक्टोबैसिलस। पर देखो हर परपोसी बैक्टीरिया का हानिकारक प्रभाव ही नहीं होता, हानिकारक प्रभाव ही नहीं होता। इसके अलावा जो आपके लेग्यूम पादप होते हैं, मतलब दालें या लेग्यूमिनेसी फैमिली, मटर है, चना है, अरहर है, उड़द है, इनकी जड़ों में पाया जाता है। इनकी जड़ों में गांठें होती है। जड़ों में कौन पाया जाता है, राइजोबियम बैक्टीरिया। ये बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है, राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया ये भी क्या करता है, वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन होती है उसका स्थिरीकरण करता है। जो लेग्यूम पादप होते हैं, अगर आपको मौका मिले तो उसकी जड़ को उखाड़ के देखना। जैसे ये लेग्यूम पादप है, इसकी ये जड़ है, तो इस जड़ में क्या होगी, गांठें गांठें सी होती है। इनकी गांठों में क्या पाया जाता है, आपका राइजोबियम बैक्टीरिया। और ये बैक्टीरिया क्या करेगा, वायुमंडल की नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करके पौधों को प्रोवाइड करवाएगा, प्रदान करेगा। इसीलिए किसान अगर समझदार है तो वो क्या करता, अगर इस साल उसने इस वाले खेत के इस वाले पोर्शन में उसने मटर या फिर चना बोया, तो अगले साल वो क्या करेगा, यहाँ गेहूं बोएगा। इसके पीछे साइंटिफिक बायोलॉजिकल रीजन ये है कि उस खेत में नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में उपस्थित है, इसलिए गेहूं की पैदावार क्या होगी, आपकी अच्छी होगी। इसके पीछे ये कारण है, लेग्यूम पादपों की जड़ों में। अब देखेंगे अपन बैक्टीरिया के हानिकारक प्रभाव भी होते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो रोग भी उत्पन्न करते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे जो रोग उत्पन्न करते हैं। दुनिया भर के एग्जाम्पल पढ़े तो अपन को एनसीईआरटी फॉलो करनी है। जैसे हैजा है, हैजा किससे होता, कल ही बताया था, विब्रियो कोलेरी से, कोलेरी बैक्टीरिया से। टिटनिस, इसके अलावा टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम
ट्यूबरकुलोसिस। टिटनेस होता है आपके, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, अभी आएगा तो बता दूंगी। ये टिटूनिया पर्टेसिस याद नहीं आ रहा भाई अभी तक। इसके अलावा टाइफाइड है आपका, साल्मोनेला टाइफी से, साल्मोनेला टाइफी। इससे क्या होता है आपके, टाइफाइड होता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, अपन को एनसीईआरटी फॉलो करनी है। ठीक है, तो अब ये आपका ये पेंडिंग है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, याद तो था पर अभी नहीं आ रहा। तो अपन ये सारे अपन ने देखे बैक्टीरिया। अब देखेंगे कि बैक्टीरिया में जनन किससे होता है, कौन सी, अपन ने शुरू में देखा था प्रोकैरियोटिक में किससे होता है, सहयुग्मन से होता है। प्रोकैरियोटिक में किससे होता है आपका, सहयुग्मन से जनन होता है। तो बैक्टीरिया में कैसे, कौन सी विधि होगी, कॉन्जुगेशन क्या होता है, बैक्टीरिया में कैसे रिपीटेशन होता है, ये सारे अपन डिटेल से देखें। अभी जो डिजीज चल रही है आपका कोरोना वायरस, तो वो किससे जनित है, आपके वायरस जनित बीमारी है। तो वायरस ना तो प्रोकैरियोटिक में आएंगे ना ही यूकैरियोटिक में आएंगे, वायरस का एक अलग से क्लासिफिकेशन वर्गीकरण पढ़ेंगे तो वहां आएंगे आपके वायरस। तो कहीं आप इसको प्रोकैरियोटिक में ऐड मत कर लेना कि वायरस भी आपके इसमें आते हैं। अब जो मैंने आपको आज जो लेक्चर था उसमें से मोस्टली डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप होते हैं, और मैंने फॉलो एनसीईआरटी को ही फॉलो किया। एनसीईआरटी में बाकायदा ये दे रखे हैं, मैंने एनसीईआरटी डायग्राम भी मैंने वही फॉलो किए जो एनसीईआरटी के। जैसे अभी जो आपके नो स्टॉक का डायग्राम था, वो जो हेट्रोसिस थी वहां से लेबल हटा के पूछ सकता है कि गिवन फिगर में या इस जो चित्र दे रखा है इसमें बी का क्या नाम है, उसमें 4 ऑप्शन दे देगा। तो ऐसे आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो आपकी ड्यूटी है, आप मेहनत करोगे, मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।